चाहूंगी, हमने टीसीएस पर तो चर्चा की, लेकिन पिछले कुछ दिनों में काफी कमजोरी दिखी है। उसके बाद आज रिबाउंड आता हुआ नजर आएगा, 22,900 के पार फिर एक बार भारतीय बाजार खुलते हुए नजर आएंगे। क्या आपको लगता है कि अगर अब हम बॉटम आउट हो चुके हैं तो कौन से वो सेक्टर्स होंगे ब्रॉडली, अगर आप हमें बता पाए कि वहां पर अब थोड़े से लॉन्ग टर्म होराइजन के नए अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं निवेश करने के? जी बिल्कुल, आई थिंक जो 90 डे का एक एग्ज़म्पशन पीरियड मिला है, काफ़ी पॉज़िटिव है इंडियन मार्केट्स के लिए बिकॉज़ तब तक काफ़ी चांसेस है कि हम अपनी जो बायलैटरल ट्रेड है, डील वो साइन कर पाएँगे। तो मैं मानना चाहूँगा कि हमारे जो मार्केट का बॉटम है, वो बन चुका है। हालाँकि ये वोलेटिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते बिकॉज़ आपके जो सबसे 2 बड़े इकोनॉमीज़ हैं, जो कि यूएस एंड चाइना है, जो कि 44% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, वहाँ पे अभी भी वोलेटिलिटी रहने वाली बिकॉज़ अभी भी वो टैरिफ वॉर में एंगेज्ड है। बट स्ट्रक्चरली इट इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर आवर मार्केट्स एंड इसलिए मुझे लगता है कि हमारा बॉटम बन चुका है। एंड आई थिंक जो सेक्टरली अगर आप देखें तो एक मेटल एक सेक्टर है जहाँ पे हमने प्राइसेस देखे हैं कि 4 या 5,000 रुपए जनवरी से बढ़ चुके हैं, तो एक पॉजिटिव है। देन आई थिंक फार्मा के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है बिकॉज़ फार्मा स्टॉक्स ऑलरेडी प्रेशर में थे गिवन द फैक्ट दैट कि कुछ टैरिफ आने वाला था। इन एडिशन टू दैट आई थिंक टेक्सटाइल एक अनदर सेक्टर है बिकॉज़ टेक्सटाइल में अगर आप देखें चाइना, वियतनाम एंड बांग्लादेश ये टॉप 3 एक्सपोर्टर्स थे। एंड कहीं न कहीं अगर चाइना अभी भी टैरिफ वॉर में एंगेज है तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। आईटी के लिए थोड़ा इंक्रीमेंटल पॉजिटिव है बिकॉज़ तकलीफें थोड़ी कम होंगी। बट ओवरऑल सेंस है कि आपके जो फार्मा है प्लस आपके जो टेक्सटाइल है एंड ऑटो एंसिलरी टू सम एक्सटेंट बिकॉज़ ओईएम का तो ज़्यादा एक्सपोर्ट होता नहीं है। तो ऑटो एंसिलरीज़ के लिए भी ये रिलेटिवली पॉजिटिव न्यूज़ है। ठीक है, तो ये नज़रिया ऑटो एंसिलरी और इसके अलावा कौन से वो सेक्टर्स होंगे जहां पर ट्रंप का इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी बनती हुई नजर आएगी। लेकिन इस बीच मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल राहुल शाह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे पहले एक टेक्निकल नज़रिया वैशाली से मैं एफएमसीजी सेक्टर पर लेना चाहूंगी। सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर था वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन में और करीब एक महीने की ऊंचाई पर बंद होता हुआ नजर आया, 100 डीएमए के पार, और कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां पर एक्शन दिखा। गोदरेज कंज्यूमर और ब्रिटानिया ये तो टॉप गेनर्स थे। वैशाली, क्या राय होगी इन दोनों ही स्टॉक्स पर? तो आई थिंक देखिए, अब तक तो मार्केट काफी अनसर्टेन रहा था, तो फोकस ऑफ कोर्स वाज ऑन एफएमसीजी पावर स्टॉक्स। सो एफएमसीजी काउंटर ऑन द होल बहुत ही सपोर्ट कर रहा था मार्केट को। सो इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो गोदरेज सीपी में अभी भी स्ट्रेंथ दिख रही है। आई थिंक नियर टर्म रेजिस्टेंस है अराउंड 1250 लेवल्स। एक बार इसको क्रॉस करता है और सस्टेन करता है तो आई थिंक दिस विल गो टूवर्ड्स 1350 1400 लेवल्स एज द नेक्स्ट टारगेट। और दूसरा आपने मुझे पूछा है ब्रिटानिया। सो ब्रिटानिया ऑल्सो हमने देखा दैट लास्ट वीक से एक अच्छी सी स्ट्रेंथ दिख रही है, बट सिमिलर पैटर्न काफी चल चुका है राइट फ्रॉम 4600 टू नाउ 5350। सो आई थिंक ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, 200 पीरियड का रेजिस्टेंस लेवल। सो हो सकता है अभी दूसरे सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये सब स्टॉक में थोड़ा रिट्रेसमेंट होए, बट वंस द स्टॉक मूव्स अबाउट 5350 एंड सस्टेन्स तो इसमें 5800 के नेक्स्ट टारगेट दिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एफएमसीजी के स्टॉक्स हैं जो मार्केट्स के अंदर अलग अलग रोल में रहेंगे। कई बार ये डिफेंसिव हो जाते हैं, कई बार ये मॉनसून पे रिएक्ट करते हैं और कई बार आपको काफ़ी अच्छा क्वेश्चन भी प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे साथ राहुल शाह हैं, उनसे पहली बार मुलाकात होगी इस शो में। राहुल भाई, शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। हालांकि सभी लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस 90 डेज़ का पोस्ट का इम्पैक्ट पॉजिटिव होना था, वो हो भी रहा है। कल हम छुट्टी पे थे तो आज हम रिएक्शन आज दे रहे हैं 450 पॉइंट का। सबसे तेज़ रिएक्शन कहाँ पर आएगा, थोड़ा आप बता पाएंगे? सबसे तेज रिएक्शन और सबसे सस्टेनेबल रिएक्शन कहां पर आएगा जो थोड़ा रुके भी? हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई थिंक जिस तरह आपने बताया तो ऑब्वियसली कि मार्केट तो आज तेज खुलेगा ही। उसमें दो तीन चीजें जो यहाँ से देखनी चाहिए। नंबर वन, जैसे आपने बताया सबसे तेज रिएक्शन, तो मेरे ख्याल से ऑब्वियसली मुझे लग रहा है कि बैंकिंग, उसके अंदर मेरे ख्याल से इंडेक्स गिराने के लिए भी मेरे ख्याल से जैसे इंडेक्स में हाईएस्ट कंपोजिशन बैंकिंग में रहा है, तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल्स कुड बी द वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। नंबर टू, आप बात कर रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी, तो सस्टेनेबिलिटी भी बैंकिंग में ही आएगा। जिस तरह से आरबीआई की पॉलिसी देखी हमने,
जिस तरह से आरबीआई का कमेंट्री देखा और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम देखते जो लग रहा है हमें कि गोइंग फॉरवर्ड इट कुड बी मच मच बेटर। सब इन्फ्लेशन 4 के नीचे, आरबीआई के लगातार सेकंड रेट कट, स्टैंड उनका अकोमोडेटिव, तो मेरे ख्याल से ऑल द 3 पॉइंट्स प्लेज वेरी वेल फॉर द फाइनेंशियल्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखिए तो जहां विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग है, तो सबसे पहले देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो हमने देखा कि ये गिरावट में भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आउट परफॉर्मर रहा है। आउट परफॉर्मर क्यों रहा है? क्योंकि उसमें देखा है कि हमने जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ की प्रिडिक्शन आई है, तो सस्टेनेबिलिटी लास्ट क्वार्टर और ये क्वार्टरली अपडेट्स भी जितने बैंक्स के आए तो काफी स्ट्रॉन्ग जाते हुए देखने को मिले। तो मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल्स स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, बैंक्स फॉलोड बाय एनबीएफसीज को स्ट्रेट बेनिफिट हो जाता है। जैसे ही रेट कट होता है तो इम्पैक्ट उनको बॉटम लाइन पे तुरंत आ जाता है, बिकॉज हाईएस्ट बोरोवर वो बैंक से रहते हैं। तो मेरे ख्याल से एनबीएफसी में हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हम देखे, और अगेन इफ आई हैव टू कंपेयर अलोंग विद इट, तो हमने देखे कि रियल एस्टेट के आंकड़े भी आते हुए देखे, जो गोदरेज प्रॉपर्टीज वो भी काफी ये क्वार्टर के स्ट्रॉन्ग आते हैं। तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल्स विल स्टैंड आउट, सस्टेन भी रहेगा, और यहाँ से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड भी काफी फेवरेबल हो सकता है ये एंटायर फाइनेंशियल एज स्पेस के अंदर। ठीक है, पॉइंट टेकन है सर आपका। ये जो आप बता रहे हैं कि फाइनेंशियल्स वगैरह काफ़ी लंबा सस्टेनेबल गेम आपको दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हुडको का। एक बार विशाली के पास मैं चलूँगा। विशाली, 2 क्वेश्चन होंगे बैक टू बैक, हाँ आप जरा देखिएगा। फर्स्ट इज हुडको, उसकी क्लोजिंग अच्छी थी और बिल्डअप वगैरह भी ठीक है। आज थोड़ा गैप अप भी खुलेगा और टैरिफ से कोई सीधा सरोकार भी नहीं है। एक बार आपका रिकमेंडेशन हुडको पे। हुडको एज अ डिस्क्लेमर, हुडको हमने रेकमेंड भी किया है हमारे क्लाइंट्स को, बिकॉज इफ यू सी इवन मंथली चार्ट, ये स्टॉक एक वन ऑफ द स्टॉक्स है जो ट्रेंड इंटैक्ट है और एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो नियर टर्म लेवल्स के हिसाब से 200 लेवल पे बाय करना अप्रोप्रिएट रहेगा, और जिनको लेना है तो ये रिस्क एपेटाइट रखनी पड़ेगी। 200 इज एन अप्रोप्रिएट लेवल, 190 का सपोर्ट है, और एक बार 220 को क्रॉस करता है तो 240 वुड बी द नेक्स्ट टारगेट। सो दिस इज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। पर अगर जो लंबे समय का भी नजरिया देखे तो आई थिंक और अ ब्रॉड बेस 165 170 का एक अच्छा सा सपोर्ट बन चुका है, एंड दिस स्टॉक कैन गो टुवर्ड्स 300 लेवल्स आल्सो। विशाली, ये 300 तक भी जा सकता है, आप ये बात बता रहे हैं। तो जिनके पास होल्डिंग्स है ना, वो जरूर ध्यान रखें इस शेयर पे। कई बार ऐसा होता है कि शेयर आपको ना प्लेसमेंट्स होती है टिपिकली शेयर्स की, कि आप उसको स्विंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर उसको इन्वेस्टमेंट्स के लिए रखते हैं। ये टिपिकली इन्वेस्टमेंट का शेयर्स है, और इसमें आपको वैल्यू हंटिंग करनी चाहिए बजाय इस चीज़ के कि स्विंग हंटिंग करनी चाहिए। स्विंग हंटिंग के लिए अलग शेयर्स पड़े हुए हैं, ये वैल्यू हंटिंग का शेयर्स है, इसलिए इसे बड़ा पैसा बनाने के लिए उतरिएगा। दूसरा एक शेयर है विशाली, वो भी आपसे ही होगा, वो है अपोलो टायर्स। हालांकि मैं पूछना अशोक लीलैंड चाहता हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है कि अपोलो टायर्स ज़्यादा तेज़ रिएक्ट कर पाएगा, इसलिए मैं अपोलो पे आ रहा हूँ। अपोलो टायर्स पे एक बार आपकी रिकमेंडेशन। तो देखिए, दिस टू आई थिंक इज क्रूड रिलेटेड आल्सो, एंड अपोलो टायर स्टॉक्स काफी बीटन डाउन है, एंड अपोलो टायर्स पर से मैं वेरी क्लोजली ट्रैक कर रही हूँ। वेडनेसडे से हम देख रहे थे एक वॉल्यूम पिकअप है, बुलिश कैंडल भी बनी है, और टेक्निकली हम देखेंगे हाई बॉटम भी बन चुका है। सो 407, तो 390 का स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर ये व्यू सही रहा, मोमेंटम बना रहा और अप ट्रेंड चालू हुआ, तो आई थिंक ये स्टॉक आप देख सकते हैं 420 440 नेक्स्ट टारगेट्स। ओके, 440 तक के टारगेट्स अपोलो टायर्स। ऑटो एंसिलरी पर फोकस इन दिनों यहाँ पर सेंटिमेंट्स आगे डेवलप होंगे या नहीं। पिछले कुछ दिनों से, पिछले ऑटो बिक्री के डेटा से अगर आप देखें, काफ़ी वॉलेटाइल मूव्स ऑटो अप पैक में ओवरऑल नजर आए हैं। लेकिन अपोलो टायर्स 424 पहला लक्ष्य, उसके बाद 440 ध्यान रखिएगा। पिछले ट्रेडिंग सेशन में जहाँ बाजार में कमजोरी थी, स्टॉक ने परफॉर्म कर दिखाया था। पंकज, क्रेडिट पॉलिसी एज एंटिसिपेटेड आई, और क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले बैंक्स, फाइनेंशियल्स, रियल एस्टेट सेक्टर और ऑटो टू सम एक्सटेंट, ये 3 स्पेसेस लगातार फोकस में रहते हैं। अब एज एंटिसिपेटेड पॉलिसी, लेकिन मार्केट का मूड माहौल कुछ खास नहीं था, इसीलिए पॉलिसी को मानो डाइजेस्ट कर लिया मार्केट ने। गोइंग फ्रॉम देयर, आज के सत्र में तस्वीर बदल चुकी है। यूएस मार्केट्स ऑफ कोर्स एक दिन में काफ़ी अच्छा एक्शन दिखाने के बाद कल मुनाफा वसूली देखी, और इस वक्त एम्प्लाइड गिफ्ट निफ्टी देखें तो मजबूती 450 के लेवल्स पर देखने को मिली है। टेकिंग ऑल ऑफ दीज इनटू कंसिडरेशन, अब क्रेडिट पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए बैंक्स, फाइनेंशियल्स, रियल एस्टेट पर आपका एक टेक।
तो देखिए बैंक्स या बीएफएसआई स्पेस देखें तो ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था अगर आप ये पूरे साल का देखें, बिकॉज ये सेक्टर सिर्फ 1% डाउन था। एंड ओवरऑल पॉलिसी एक्सपेक्टेड लाइंस पे आगे जाके जो एक्सपेक्टेशन है करीब 75 बिप्स का रेट कट का है। तो एंड जो लिक्विडिटी मेजर सर का आरबीआई ने लिए हैं वो काफी पॉजिटिव है सेक्टर के लिए। तो कहीं ना कहीं जो 11% क्रेडिट ग्रोथ थी वो आगे जाके इम्प्रूव हुई होगी। सेक्टर क्योंकि ऑलरेडी चल रहा था, एफआई सेलिंग थोड़ी कम हो गई थी, तो मेरे हिसाब से ये सेक्टर आपको मिड टीन काइंड ऑफ ग्रोथ डिलीवर करता रहेगा अनलेस कि आपके जो इनफ्लोज है सब्सटेंशियली इंप्रूव होते हैं। बट आई थिंक मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं रियल एस्टेट सेक्टर में काफी ज्यादा पेन देखा था, बिकॉज बिसाइड्स आईटी एक ये दूसरा सेक्टर था जो कि सब्सटेंशियल पेन में था, करीब 24% का डिक्लाइन हमने देखा। तो मेरे हिसाब से रियल एस्टेट के लिए सेंटिमेंटली काफी पॉजिटिव है, बिकॉज जो भी आपके आईटी पॉकेट्स हैं, चाहे वो बैंगलोर हो गया या हैदराबाद हो गया, आई थिंक कहीं ना कहीं वहां पे जो एक एक्सट्रीम बेयरिशनेस था कि यूएस में रिसेशन आएगा एंड ये सब पॉकेट्स में इम्पैक्ट हो सकता है रियल एस्टेट, आई थिंक वो कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर होगा सिनेरियो। प्लस रेट कट ऑब्वियसली इनके लिए बेटर है एंड जो भी इनके लॉन्चेस वगैरह हैं वो मेरे हिसाब से ठीक ही रहे। तो ऐसा कोई बहुत नेगेटिव नहीं, तो ये एक सेक्टर अच्छा करना चाहिए। दूसरा मेरे हिसाब से ऑटो इंसिलरी में अगर आप देखें तो ओईएम में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट टाटा मोटर्स के 1/3 जो वॉल्यूम्स हैं वो नॉर्थ अमेरिका मार्केट से आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक मेरे हिसाब से सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहेगा। प्लस आपके जो ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स हो गए हैं जैसे कि फोर्जिंग स्टॉक हो गया, भारत फोर्ज का जो 40% जो रेवेन्यूज है स्टैंड अलोन एंटिटी का वो यूएस से आता है, या फिर सनसेरा इंजीनियरिंग है 17-18% रेवेन्यूज आता है, या फिर आपका सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन जहां पे 43% जो रेवेन्यूज है इनका यूएस से आता है, या फिर टायर स्टॉक्स हो गए जैसे कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज है, करीब 18% रेवेन्यू इनका वहां से आता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इन सब सेगमेंट्स को फायदा हुआ एंड ऑन टॉप बिल्कुल ऑफ इट बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली पंकज जी, टायर स्टॉक्स पर वैशाली जी ने भी अपना टेक दिया और अब आपका भी पॉजिटिव कन्विक्शन टायर स्टॉक्स और साथ ही बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स तो बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। वॉलेटाइल मार्केट्स में मूव्स हम डाउनसाइड भी देखते हैं लेकिन ओवरऑल अंडरटोन जो है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस पॉजिटिव ही रहेगा।